Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel, right? So in this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner, then you should surely watch these videos made by me for my dear students. Okay? सो बच्चों आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे जो कि विस्तास बुक से है और इस चैप्टर के इस स्टोरी के राइटर हैं तिशानी दोषी. ओके सो पहले मैं आपको ऑथर के बारे में एक बार इंग्लिश में बताऊंगी और एक बार हिंदी में. सो तिशानी दोषी इज बॉर्न ऑन 9th December 1975. शी इज नोन एज अ पोएट, राइटर एंड डांसर. Her notable works are Small Days and Nights, which is a novel, and Girls Are Coming Out of the Woods, which is a poem. Okay, so her novel Small Days and Nights was shortlisted for the 2020 Ondartse Prize. Right? So तिशानी दोषी का बर्थ 9 दिसंबर 1975 में हुआ था. तिशानी जी एक पोएट हैं, राइटर हैं और डांसर भी हैं. ओके सो उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिसकी वजह से वो जानी जाती हैं. वो है स्मॉल डेज एंड नाइट्स जो कि एक नॉवल है और इस नॉवल को 2020 में ऑनडार्टसे प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. ओके और उन्होंने एक फेमस पोएम भी लिखी थी, गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स. सो अब मैं आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगी, एक बार इंग्लिश में एंड एक बार हिंदी में. सो इन दिस चैप्टर द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड हर ओन रियल लाइफ एक्सपीरियंस. She traveled to the southern end of the earth with a group named as Students on Ice. That gives an opportunity to the students or young generation to sensitize towards the climatic changes happening in the world. And according to the founder of the group, Students on Ice, young generation are the future makers who can make a difference for the betterment of the environment. ओके सो इस चैप्टर की जो ऑथर हैं तिशानी दोषी, वो इस चैप्टर के थ्रू अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. तिशानी एक ग्रुप के साथ जिसका नाम स्टूडेंट्स ऑन आइस था, उनके साथ अर्थ के एंड तक ट्रैवल करती हैं. वो ग्रुप यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटी देता था जिससे कि यंग बच्चे क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में उसको लेकर सेंसिटाइज हो जाएं. स्टूडेंट्स ऑन आइस ग्रुप के फाउंडर कहते हैं इस स्टोरी में कि यंग जनरेशन हमारा फ्यूचर होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को सही बनाने में मदद करते हैं. ओके अब हम पैरा 1 लेंगे जो कि अर्ली दिस ईयर से स्टार्ट है एंड एज मेनी इकोस्फेयर्स पे ख़त्म होता है. सो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर मेंशन दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर her journey towards the coldest, driest, windiest continent in the world, that is Antarctica, was started. And she traveled through a Russian research ship named as Academic Shukolsky. The author's journey started from 13.09 degrees north of the equator in Madras, and the author crossed 9 time zones, 6 rest points, and 3 water bodies like oceans, seas, etc., and countless ecospheres. Students, ecosphere is that part of the Earth's environment in which living organisms are found. Fine. सो इस पैराग्राफ में ऑथर तिशानी दोषी बताती हैं कि इस ईयर की स्टार्टिंग में उनकी जर्नी अंटार्कटिका की तरफ बढ़ी जो कि सबसे कोल्ड, ड्राई एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट में से एक है. और उन्होंने एक रशियन शिप, रिसर्च शिप में ट्रैवल किया जिसका नाम था एकेडमिक शोकल्स्काई. ऑथर की जर्नी मद्रास से स्टार्ट हुई और फिर उन्होंने 9 टाइम जोन्स, 6 रेस्ट पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज जैसे कि ओशन, सीज और काउंटलेस इकोस्फेयर्स क्रॉस किए. स्टूडेंट्स, इकोस्फेयर्स हमारी अर्थ की इन्वायरमेंट का वो पार्ट होता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ओके अब हम पैरा 2 लेंगे जो कि बाय द टाइम से स्टार्ट है एंड वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास पे फिनिश होता है. So when author Tishani Doshi put her foot on the Antarctica continent, as she was reached there in combination of a car, an aeroplane and a ship, so her instant reaction was relief while viewing Antarctica's large white landscape and blue horizon. Students' horizon is that line at which the Earth's surface and the sky appears to meet. Author was wondered to see the largeness of the continent, its isolation, and there was a time when India and Antarctica were part of same landmass. Student, landmass is a collection of land separated by an ocean or a canal. For example, North America and South America is separated by a canal.
सो जब ऑथर तिशानी दोषी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट डिफरेंट ट्रैवलिंग कॉम्बिनेशन लाइक कार, एरोप्लेन, शिप के थ्रू वहाँ पहुँची, अंटार्कटिका में इन सब के कॉम्बिनेशन के थ्रू वहाँ पहुँची, कार के, एरोप्लेन के, शिप के, तो उनका पहला रिएक्शन रिलीफ का था। वो बहुत रिलैक्स्ड हो गई थी क्योंकि ऑथर अंटार्कटिका के बड़े वाइट लैंडस्केप को देखकर, ब्लू होराइजन को देखकर ऑस्ट्रक हो गई थी, एकदम अचंभित हो गई थी। स्टूडेंट्स, ब्लू होराइजन एक लाइन होती है जहाँ पर अर्थ का सरफेस और स्काई मीट करते हैं। ऑथर बिल्कुल हैरान थी, वंडर्ड थी कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की लार्जनेस को देखकर बिल्कुल हैरान थी और किस तरीके से ये कॉन्टिनेंट बिल्कुल अलग एकांत में है, आइसोलेशन में है, और एक टाइम पर इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के पार्ट थे। ये सब देखकर जब ऑथर ने ये सारी चीज़ें देखी तो ऑथर बिल्कुल हैरान हो गई, एकदम ऑस्ट्रक हो गई, राइट। अब हम पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि 600 से स्टार्ट है एंड नो इट टुडे पे फिनिश होता है। मीन्स हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हम लोग पेज नंबर 19 पे आएंगे, राइट। So, now students, 650 million years ago, Gondwana existed, but now the presence of Gondwana is around Antarctica. During that time, means around 650 million years ago, there was no existence of humans on Earth. The climate was much warm and there was huge variety of plants and animals. Till 500 million years, Gondwana grew, but when dinosaurs started getting extinct, and when mammals came in, the landmass was separated into countries and shows the present day globe. अब स्टूडेंट्स 650 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, पर प्रेजेंट डे में गोंडवाना अंटार्कटिका के अराउंड पाया जाता है। 650 मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमंस की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करती थी अर्थ पर। क्लाइमेट बहुत गर्म हुआ करता था और प्लांट्स एंड एनिमल्स की ह्यूज वैरायटी पाई जाती थी। 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना ग्रो कर रहा था, पर जब डायनासोर्स पूरी तरीके से गायब हो गए थे तब मैमल्स की एंट्री हुई और लैंडमास कंट्रीज में सेपरेट हो गया, और उसकी प्रेजेंट पिक्चर आप ग्लोब में देख सकते हैं, प्रेजेंट ग्लोब में देख सकते हैं। फाइन, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे जो कि टू विजिट अंटार्कटिका से स्टार्ट है एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड पे फिनिश होता है। फाइन, so now author says that if we go to Antarctica, we can understand in a better way that from where we have come and where we could be possibly heading towards. And we can also understand the importance of mountain ranges, 4.6 billion years ago, rocks, ozone and carbon, evolution, that means origination, and our extinction. When we think that what happened in these million years, we find it unbelievable. Now, author asks the readers to assume that India is moving towards north and struck with Asia. Okay, author is asking us to assume that India is moving towards north and struck with Asia, and that struck portion gets folded and then it moves upwards. Okay, that struck portion gets folded and then it moves upwards and forms Himalayas. Here the author has shown the formation of Himalayas, right? How the Himalayas form. And South America joins North America, opens up the Drake Passage. Students, Drake Passage means a narrow passage of water between South America and South Shetland Islands, connecting the Atlantic and Pacific Oceans. And this Drake Passage creates a cold circumpolar current. Now, circumpolar current means that kind of current which rotates west to east and keeps Antarctica frozen and locates at the bottom of the water. So बच्चों, अब ऑथर तिशानी दोषी कहती हैं कि जब हम अंटार्कटिका पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है माउंटेन रेंजेस की, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले की रॉक्स की, ओजोन की, कार्बन की, और इवोल्यूशन मीन्स हमारा ओरिजिनेशन कैसे हुआ, एक्सटिंक्शन की, ओके, चीज़ें गायब कैसे हुई। जब हम सोचते हैं कि इतने मिलियन ईयर्स पहले क्या क्या हुआ था तो ये सब कुछ अनबिलीवेबल लगता है। अब ऑथर अपने रीडर से कहता है कि अज्यूम करो कि इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और एशिया से टकराया, और वो टकराया हुआ पोर्शन फोल्ड हुआ और ऊपर की तरफ मुड़ा, और फिर इस तरीके से हिमालयाज फॉर्म हो जाते हैं। और जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन होता है वो एक ड्रेक पैसेज ओपन करता है,
स्टूडेंट्स, ड्रेक पैसेज एक नैरो पैसेज होता है वाटर का साउथ अमेरिका और साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के बीच में, और वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। और ये ड्रेक पैसेज कोल्ड सर्कमपोलर करंट को क्रिएट करता है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, सर्कमपोलर करंट उस टाइप का करंट होता है जो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट में और अंटार्कटिका को कोल्ड रखता है। फाइन। अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे जो कि फॉर सन वर्शिपिंग से स्टार्ट है, एंड ये पेज नंबर 20 पे फिनिश होता है टॉप पे। द प्रोग्नोसिस इजंट गुड पे फिनिश होता है, राइट। So now author says that it was really difficult for her to stay in Antarctica for 2 weeks when 90% of the area was covered with ice, and it made her stay very difficult. She felt like she was like a tennis ball without any mark. Means there were hardly any humans, no trees, no advertisement boards, and one can lose all the perspective about Earth and time there. One can see ranges from smallest to the largest in Antarctica, like from insects to blue whales and icebergs. And icebergs were as big as the size of Belgium. So you can imagine, students. Days went on passing in dreaming 24-hour summer light, and everyone there and everywhere the silence was spread. The silence was only interrupted by the occasional rapid flow of snow down a slope, made that place a holy place. So it is like an experience which can force you to think about Earth's past, present, and future. And for humans, this place is not good, means Antarctica, because it forces one to forecast. सो अब ऑथर तिशानी जोशी कहती हैं कि उनके लिए 2 वीक्स तक अंटार्कटिका में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वहाँ 90% एरिया आइस से कवर था। तिशानी जी को वहाँ पर बहुत कम ह्यूमंस दिखे, ना कोई ट्रीज़, ना ही एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स, और कोई भी इंसान वहाँ जाकर अपने सारे पर्सपेक्टिव जो अर्थ को लेकर बनाए हुए हैं वो लूज़ कर जाता है, और टाइम का भी ज़्यादा पता नहीं चलता अंटार्कटिका जाकर। सो अंटार्कटिका में छोटे से बड़े सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे स्मॉल इंसेक्ट से लेकर ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स तक सब दिखता है। तो स्टूडेंट्स, आइसबर्ग्स आइस के माउंटेन्स होते हैं जो पानी के बीच में होते हैं, राइट। सो अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग बेल्जियम कंट्री जितना लार्ज पाया गया है। फाइन। अब हम ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन से स्टार्ट है एंड ग्लोबल टेम्परेचर पे ओवर होता है। Okay, so human civilization has been around from 12,000 years, which is barely a few seconds if we see the overall Earth's existence time. In 12,000 years, we have created a mess, as through our power, we humans created villages, towns, cities, megacities over nature. And increasing human population is forcing us to battle with other species because of limited resources to survive. And continuous burning of fossil fuels has created a bubble of carbon dioxide around the world, which is slowly affecting the environment and increasing the global temperature. So students, Earth पर humans के existence को 12,000 years हो गए हैं, जो कि बहुत कम seconds हैं Earth की overall existence के मुकाबले, right? So in 12,000 years में humans ने अपनी ताकत से Earth पर mess create किया है, जैसे villages बना दी हैं, towns बना दिए हैं, सिटीज़ बनाई हैं, मेगा सिटीज़ बनाई हैं, और बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से आपस में ह्यूमंस की दूसरे स्पीशीज़ के साथ बैटल स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा कंटिन्यूसली बर्न किए जा रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का बबल पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ क्रिएट हो गया है, जो कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है, यानी ग्लोबल टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहा है, राइट। अब हम पैरा 7 पे आएंगे जो कि क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट है एंड अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो पे फिनिश होता है। सो क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट बर्निंग टॉपिक ऑफ टुडेज टाइम। नाउ द ऑथर अराइजेस फ्यू क्वेश्चंस दैट will the west Antarctic ice sheet melt entirely? Because if it melts completely, then the areas around it will get flooded because of the rise in sea level. Next question is, will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Students, Gulf Stream is a strong ocean current that brings warm water from the Gulf of Mexico into the Atlantic Ocean. Okay, so author says that will the Gulf Stream ocean current be stopped?
Will it be the end of the world? Maybe or maybe not, according to the author. So in this debate, Antarctica is the center of attraction or element, not because it is the only place which doesn't allow the human population to survive, but it is important because its ice cores consist of carbon, which is trapped in it, which is 500,000 years old. So if we are willing to know the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. Fine. सो क्लाइमेट चेंज आज के टाइम का बच्चों सबसे ज़्यादा डिबेट करने वाला टॉपिक बन गया है. अब ऑथर कुछ क्वेश्चंस करती हैं, जैसे क्या वेस्ट अंटार्कटिक की आइस शीट पूरी मेल्ट हो जाएगी? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये आइस शीट पूरी मेल्ट हो जाएगी तो इसके आसपास के एरियाज में फ्लड आ जाएगा. ओके, मीन्स वो डूब जाएंगे क्योंकि सी का लेवल बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर का है कि क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट स्टॉप हो जाएंगे? स्टूडेंट्स, गल्फ स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग ओशन करंट है जो कि वार्म वाटर मेक्सिको से लाता है अटलांटिक तक, राइट? सो क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट स्टॉप हो जाएंगे? क्या वर्ल्ड का एंड हो जाएगा? हो सकता है, हो भी नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकते. सो इस डिबेट में अंटार्कटिका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या एलिमेंट है, पर इसलिए नहीं कि ये अकेली प्लेस है जो ह्यूमन पॉपुलेशन की सर्वाइवल होने नहीं देती, पर इसलिए है क्योंकि इसकी आइस कोर्स के अंदर 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन है जो कि आइस कोर्स के अंदर ट्रैप हुआ है. सो अगर हम अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है जाने के लिए और देखने के लिए, राइट? अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 21 पे. जो कि स्टूडेंट्स ऑन आइस से स्टार्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट्स पे खत्म होता है, राइट? सो नाउ ऑथर सेज दैट द स्टूडेंट्स ऑन आइस, द ग्रुप स्टूडेंट्स ऑन आइस with whom she was working, which took high school students to the end of the world, means to the North Pole and South Pole, as to provide them educational opportunity which will help them to develop new understanding and respect for the planet Earth. The founder of the group Students on Ice, Geoff Green, was tired of taking celebrities, rich and curious people, because when they came back home, they didn't utilize the experience they had. But with Students on Ice group, Geoff Green was excited because his perspective about students was that students are our future generation and they will make policies in future, and this is their age for having a life-changing experience, and students can absorb the experience of visiting Antarctica and will surely learn and utilize their experience in future. Okay, so this is what Geoff Green thought about young generation and started taking them to Antarctica instead of taking celebrities or rich people. So अब ऑथर कहती हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस ग्रुप जिनके साथ वो अंटार्कटिका गई थी और वर्क कर रही थी एक प्रोजेक्ट पर जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वर्ल्ड के एंड तक ले जाया करता था, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तक, जिससे कि स्टूडेंट्स को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो प्लैनेट अर्थ के लिए नई अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट डेवलप कर पाएँ. सो स्टूडेंट्स ऑन आइस ग्रुप के फाउंडर जियोफ ग्रीन टायर्ड हो गए थे सेलिब्रिटीज़ और रिच और क्यूरियस लोगों को वहाँ ले जाने में, क्योंकि वो लोग अपने एक्सपीरियंस का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करते थे. पर स्टूडेंट्स ऑन आइस ग्रुप के साथ जियोफ ग्रीन काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर उनका पर्सपेक्टिव था कि स्टूडेंट्स फ्यूचर जनरेशन होते हैं जो कि नई नई पॉलिसीज़ बनाते हैं, और ये उनकी एज होती है जिसमें वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, और स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस को हमेशा यूटिलाइज करते हैं. सो ये सब बातें जियोफ ग्रीन यंग जनरेशन के बारे में सोचते थे और उनको अंटार्कटिका विजिट कराने ले जाते थे बजाय कि सेलिब्रिटीज़ को या रिच लोगों को ले जाने के, राइट? अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे, पैरा 9 पे, जो कि द रीज़न द प्रोग्राम से स्टार्ट है एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल पे फिनिश होता है. सो नाउ तिशानी दोशी सेज दैट दिस प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुल, but if anyone goes near the South Pole and not be affected, that is not possible. But this whole group students on ice was unaffected and came back safely.
So it is easy to ignore ice caps melting while sitting in our comfort zone. But when you in reality see the glaciers breaking and ice shelves collapsing, then one realizes the threat of global warming is very real. So अब तिशानी दोषी जो कि ऑथर है वो कहती हैं कि ये प्रोग्राम अंटार्कटिका जाने का सक्सेसफुल हुआ, बट अगर कोई साउथ पोल तक जाकर इफेक्ट नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. पर ये पूरा ग्रुप स्टूडेंट्स ऑन आइस अनअफेक्टेड रहा और सेफली वापस आ गया था. हमारे लिए इग्नोर करना अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आइस कैप्स का मेल्ट होना आसान होता है, पर जब रियलिटी में हम ग्लेशियर्स ब्रेक होते हुए देखते हैं या आइस शेल्फ्स कोलैप्स होते हुए देखते हैं, तब ये रियलाइज होता है हम लोगों को कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू काफ़ी रियल है, राइट? अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे, हम लोग पेज नंबर 22 पे आएंगे. अभी 22 पे नहीं, हम 21 पे ही रहेंगे. लास्ट पैरा है 21 का. दैट इज अंटार्कटिकाज बिकॉज ऑफ हर से स्टार्ट है एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस पे ओवर होता है, राइट? सो अंटार्कटिकाज इकोसिस्टम इज वेरी सिंपल एंड लैक ऑफ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. It is perfect place to study that minor changes in the environment can have big consequences or outcomes. Okay, now author is giving one example. So if you take phytoplankton, which are those grasses of the sea that sustains southern ocean's food chain. So these grasses use sun's energy to absorb carbon and make organic compounds, means food. They make food, and this process is called photosynthesis. Okay. So scientists warn that if we do more usage of ozone layer, which is a gas which protects us from UV rays, it affects the activities of phytoplankton. Then it will affect the life of water animals and birds. Okay, so this short story of phytoplankton gives a message that if we take care of small things, then big things will fall into place. सो अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है और वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी भी काफ़ी कम है. ये एक परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए कि अगर एनवायरनमेंट में माइनर चेंजेस आएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी आउटकम्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं. अब एक छोटी सी स्टोरी ऑथर तिशानी दोषी हमें बताती हैं कि अगर आप फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लें जो कि सी की ग्रासेस होती हैं. ओके, सी की क्या होती हैं? ग्रासेस होती हैं जो कि सदर्न ओशन की पूरी फूड चेन को सस्टेन करती हैं. ओके, उनको खाना देती हैं सदर्न ओशन की पूरी फूड चेन को. तो ये ग्रासेस सन की एनर्जी यूज़ करके कार्बन एब्जॉर्ब करती हैं और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, मतलब फूड बनाती हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं कि अगर हम ओजोन लेयर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओजोन लेयर गैस होती है जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करेगा और इस वजह से वाटर एनिमल्स की लाइफ में काफ़ी इफेक्ट होगा. ओके, सो ये छोटी सी स्टोरी जो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर ऑथर ने बताई है, ये हमें मैसेज देती है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का दैध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप सही जगह पर आ जाएंगी, राइट? अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे. दैट दिस इज पेज नंबर 22, वॉक ऑन द ओशन, जो कि स्टार्ट होता है माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस से एंड एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट पे फिनिश होता है, राइट? So author's Antarctica's experience was full of understanding, but the best experience was before reaching the Antarctic Circle. The ship Sokol Sky got stuck into, okay, before reaching the Antarctic Circle, the ship Sokol Sky, okay, it got struck into thick layer of ice as they were between Peninsula and Tadpole Island, and that thick ice was stopping them to move further. Okay, so the captain decided to move towards north, means to move backward, but before they did, they got instruction to climb down the gangplank. So students, gangplank means a particular movable board used by passengers to board from ship, okay, and walk on the ocean. But ocean's upper part was layered with ice and lower with water, so it was easy for them to walk on that. So author says that they were 52 in number and they had their kit which had valuable items like gears, etc. And they were walking on the ice that seemed to spread out everywhere.
Underneath their feet was a thick ice layer, and underneath that, living beings in salt water was also there. So, in the edge of ice sheets, seals were found basking in the sun on ice sheets, like the stray dogs rest under the shade of banyan tree. So, the author says that it was a unique experience for her as she realized that everything is connected to each other. सो ऑथर का अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस काफ़ी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग से भरा था, पर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था जब वो अंटार्कटिक सर्कल पहुंचने वाले थे। बात ये हुई थी कि उनकी जो शिप थी शोकल स्काई, वो एक बड़े से आइस लेयर से टकरा गई थी जब वो पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच थे, और वो थिक आइस उनको आगे बढ़ने के लिए स्टॉप कर रही थी, उनको रोक रही थी। तो शिप के कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि वो शिप को नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, मीन्स पीछे की तरफ जाएंगे। और ऐसा करने से पहले उनको एक इंस्ट्रक्शन मिली कि उनको एक मूविंग बोर्ड का सहारा लेकर नीचे उतरना है सभी पैसेंजर्स को शिप से, और ओशन पर चलना है जो कि आइस शीट से ढका हुआ था। पर ओशन का ऊपर वाला पार्ट आइस से ढका था और नीचे वाले में पानी था, तो ओशन पर चलना आसान था, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। सो ऑथर ने कहा कि वो पूरे 52 लोग थे और उनके पास एक किट थी जिसमें बहुत ज़रूरी आइटम्स थे, जैसे ग्लेयर्स थे, और वो पूरा ग्रुप आइस पर चल रहा था और दूर दूर तक आइस ही दिख रही थी। उनके पैरों के नीचे आइस की मोटी लेयर थी और उस आइस लेयर के नीचे खारा पानी और लिविंग बीन्स थे। आइस शीट्स के कोने पर सील्स धूप सेक रही थी, जैसे स्ट्रे डॉग्स अक्सर बैनियन ट्री के नीचे छाया लेते हुए पाए जाते हैं। ऑथर ने कहा कि ये उनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिकॉज उन्होंने यह रियलाइज़ किया कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, राइट। अब हम पैरा 12 पे आएंगे जो कि 9 टाइम जोन से स्टार्ट है एंड अ डिफरेंस अ डे मेक्स पे ख़त्म होता है। सो द ऑथर क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 रेस्ट पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फेयर्स, बट स्टिल शी वॉज वंडरिंग द ब्यूटी ऑफ द planet and how beautifully it has balanced everything. Now, author says what will happen if Antarctica becomes the warm place once again as it used to be. Will our generation be able to see the change, or we will get extinct like dinosaurs, mammoths and rhinos? No one can say anything. But after spending 2 weeks with teenagers who are willing to save the world, the author can say that a lot can happen in million years, or lot had happened in million years. So in one day also a lot of things can happen or change. So author ने 9 टाइम जोन, 6 रेस्ट पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फेयर्स क्रॉस किए, बट फिर भी वो शॉक थी कि प्लैनेट कितना ब्यूटिफुली हर चीज़ बैलेंस कर रहा है और हर स्पीशीज़ का सर्वाइवल हो पा रहा है। अब ऑथर कहती हैं कि तब क्या होगा अगर अंटार्कटिका एक वार्म प्लेस बन जाएगा फिर से, जैसे कि वो हुआ करता था पहले। क्या हमारी जनरेशन ये चेंज देख पाएगी, या फिर हम लोग भी गायब हो जाएंगे, हम लोग भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर्स, मैमथ्स और राइनोज हो गए थे। कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पर जब से ऑथर ने 2 वीक्स टीनेजर्स के साथ गुजारे जिनके अंदर काफ़ी इच्छा थी वर्ल्ड को बचाने की, सेव करने की, तो ऑथर को लगा कि हम सब भी बहुत कुछ आने वाले सालों में कर सकते हैं। एज तो सिर्फ एक नंबर होता है। एक तरीके से ऑथर तिशानी दोशी ने हमें ये मैसेज दिया है कि हमारे अंदर टीनेजर्स वाली विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम जिससे कि हम इन्वायरमेंट में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें और वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकें रहने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैंने हर पैराग्राफ को एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, एक बार हिंदी में एक्सप्लेन किया है। जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, सो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो among grade 12 students, and don't forget to subscribe my channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.